बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस पीके। हाजिर हैं एक नए एपिसोड के साथ। आज मैं बात करूंगा टाइप 054 एपी फ्रिगेट के ऊपर। पाकिस्तान नेवी में भी रिसेंटली इसको कमीशन किया गया है। ये पाकिस्तान नेवी के लिए इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल क्यों है, इसके अलावा ये पाकिस्तान नेवी को किस किस्म के एडेड बेनिफिट्स देगी, इसके आर्मामेंट्स, इसकी जो वेपनरी है, इसके अलावा इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के ऊपर भी कुछ बात करना चाहूँगा। इन तमाम बातों को वीडियो में आगे चल के डिस्कस करूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आए 21 मिनट रह के दिखाएं पाकिस्तान की एयर स्पेस। कब आओ ना, लड़ना है चलो लड़ते हैं। पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। Why are we not winning in Afghanistan? One word, Pakistan. वर्ड्स में बात कर रहा था टाइप 054 एपी फ्रिगेट्स के ऊपर। पाकिस्तान नेवी ने बेसिकली इस तरह की 4 शिप्स ऑर्डर की थी और आई बिलीव कि पाकिस्तान को चारों की चारों शिप्स जो हैं वो रिसीव भी हो गई हैं। सबसे पहली शिप थी PNS तैमूर, सेकंड नंबर पे थी PNS तुगरिल, थर्ड नंबर के ऊपर PNS शाहजहां और चौथे नंबर के ऊपर जो पाकिस्तान को रिसेंटली रिसीव हुई है उसका नाम था PNS टीपू सुल्तान। ये जो चारों शिप्स थी पाकिस्तान नेवी को मरहलावार रिसीव होती रही हैं और पाकिस्तान नेवी ने बाकायदा इंडक्शन सेरेमनी से पाकिस्तान नेवल फ्लीट के अंदर ऐड भी कर दी है। व्यूअर्स, अब मैं बात करूंगा टाइप 054 एपी फ्रिगेट के ऊपर कि पाकिस्तान नेवी के लिए टाइप 054 एपी फ्रिगेट या तुगरिल क्लास शिप इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल क्यों है। देखें, अगर आप पाकिस्तान नेवी की थोड़ी सी हिस्ट्री को देखेंगे तो पाकिस्तान नेवी की जो वेपन्स हैं और उनका जो वेपन सीक्वेंस है वो बहुत ज्यादा फोकस्ड है। पाकिस्तान नेवी कोई बहुत ज्यादा बड़ी नेवी नहीं है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के जो वाटर्स हैं, या आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स या पाकिस्तान नेवल बॉर्डर्स जो है बेसिकली इतने ज्यादा कोई बड़े नहीं है और ना ही पाकिस्तान के कोई इतने ज्यादा बड़े पंगे हैं कि उसने दूसरे तीसरे जब मोहल्ले में जाके जो है वो बदमाशियां करनी है। तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान की नेवी जो है वो एक बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और फोकस्ड फोर्स है। पाकिस्तान नेवी को पता है कि उसका एडवर्सरी कौन सा है और उसी हिसाब से वो वेपन्स के जो पैटर्न्स है उसको डिजाइन करती है अपने एडवर्सरी को काउंटर करने के लिए, और उसी तरीके से फिर नेवल फ्लीट के अंदर अपने जो नेवल एसेट्स है उसको इंडक्ट करती है। ये टाइप 054 एपी फ्रिगेट पाकिस्तान नेवी की सबसे बड़ी और सबसे मॉडर्नाइज शिप्स हैं। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान नेवी की थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान नेवी के अंदर इससे पहले छोटी छोटी शिप्स जो है वो ज्यादा इस्तेमाल की जाती थी, जिसके अंदर फास्ट अटैक क्राफ्ट शामिल है, जिसके अंदर कॉर्वेट्स शामिल है। पाकिस्तान नेवी इससे पहले 2200 टन के कॉर्वेट्स इस्तेमाल करती थी और जो फास्ट अटैक क्राफ्ट इस्तेमाल करती थी उसके ऊपर मौजूद थे हरबा क्रूज मिसाइल, जो कि पाकिस्तान के अपने बनाए हुए क्रूज मिसाइल्स हैं। अच्छा, इसके ऊपर थोड़ी सी और बात करें तो पाकिस्तान नेवी की जो शिप्स थी इससे पहले वो डेडिकेटेड किसी खास रोल के लिए इस्तेमाल की जाती थी। जिस तरीके से आपको पता है कि हरबा क्रूज मिसाइल जो है वो सरफेस टू सरफेस वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरीके से पाकिस्तान नेवी जो कॉर्वेट्स इस्तेमाल करती थी उसके अंदर सरफेस टू सरफेस रोल के लिए भी वेपनरी मौजूद थी और आर्मामेंट्स मौजूद थे। इसके अलावा जो पाकिस्तान नेवी कॉर्वेट्स इस्तेमाल करती थी वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए भी काम करती थी। बिलगार्जी है कि पाकिस्तान नेवी की जो सबसे बड़ी शिप्स थी टाइप 054 एपी फ्रिगेट को छोड़ के वो भी यही काम करती थी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और सरफेस टू सरफेस वॉरफेयर। और उसके अंदर पाकिस्तान नेवी के पास जो शिप्स मौजूद थी वो थी जुल्फिकार क्लास। जुल्फिकार क्लास पाकिस्तान की 3100 टन की सबसे बड़ी शिप थी टाइप 054 एपी फ्रिगेट्स को छोड़ के अब तक के लिए। लेकिन टाइप 054 एपी फ्रिगेट की जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर आप इसको देखें तो कहीं पर 4053 टन के आसपास की डिस्प्लेसमेंट कोट की जाती है, कहीं पर 4100 टन। अगर मैं बात करूं सबसे मुस्तनद जरा टाइप 054 एपी फ्रिगेट के बारे में क्या कहते हैं तो विकिपीडिया बेसिकली टाइप 054 एपी फ्रिगेट को या तुगरिल क्लास शिप को बेसिकली 4200 टन की कैटेगरी के अंदर डाल देता है। तो 4000 से 4200 टन के आसपास इस टाइप 054 एपी फ्रिगेट की जो डिस्प्लेसमेंट है वो लाई करती है। अब बात करते हैं यहाँ पर जब डिस्प्लेसमेंट की हो ही रही है तो डिस्प्लेसमेंट किसी भी नेवल एसेट के लिए क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर औकात हमने ये पिछले 1 साल के अंदर एक ये बात सुनी कि चाइनीज नेवी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। शिप्स के हवाले से बिल्कुल चाइनीज नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी होगी, लेकिन किसी भी शिप को आप ये नहीं कह सकते कि वह दूसरी शिप्स की बराबर है। उसकी वजह यह है कि जो अमेरिकन नेवी है, अगर आप उसकी टनेज को देखेंगे तो उसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। इसके अलावा अमेरिकन नेवी के पास बहुत बड़े बड़े शिप्स मौजूद हैं, जिसके अंदर डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि क्रूजर्स मौजूद हैं। ये सारी चीजें जो है उसको एक बहुत बड़ी नेवी बनाती है। इसके बरक्स अगर आप चाइना की तरफ आ जाएं तो चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इसके अलावा तीसरा तो जो है वो अभी बन रहा है, वो ऑफिशियली मुकम्मल तौर पर आप कह सकते हैं कि सर्विस में नहीं आया। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना के पास सर्विस में। इसके अलावा चाइना की अगर आप नेवल फ्लीट को देखेंगे तो उसके पास फास्ट अटैक क्राफ्ट्स और छोटे छोटे शिप्स बहुत ज्यादा हैं, जबकि अमेरिका के पास जितने भी शिप्स हैं वो सारे ज्यादातर बड़े बड़े शिप्स हैं, क्योंकि अमेरिका के पंगे भी इसी तरीके से अमेरिका ने दूसरे तीसरे मोहल्ले में जाकर बदमाशी भी करनी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो अमेरिका की टनेज के हिसाब से नेवी है वो चाइनीज नेवी से कहीं ज्यादा बड़ी है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी एक ही शिप है और एक फास्ट अटैक क्राफ्ट भी एक ही शिप है, एक क्रूजर भी
एक ही शिप है, एक डिस्ट्रॉयर भी एक ही शिप है, एक फ्रिगेट भी एक ही शिप है और एक कॉर्वेट भी एक ही शिप है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट किसी भी शिप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। और इसके अलावा देखें, जो शिप की डिस्प्लेसमेंट है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके अटैक एसेट के साथ जो आपके शिप्स के ऊपर मौजूद है। उसकी वजह यह है कि अगर आपकी शिप की डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी तो उस हिसाब से आपने उसको पावर पैक बड़ा बनाना है। पावर पैक बड़ा बनेगा तो वो ज्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा तो उसके ऊपर आप ज्यादा पावरफुल रडार लगा सकते हैं, उसके ऊपर आप ज्यादा पावरफुल वेपनरी रख सकते हैं। इसी तरीके से आप उसके ऊपर ज्यादा पावरफुल जैमर्स और सेंसर्स लगा सकते हैं किसी भी नेवल एसेट्स के ऊपर। तो जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो यहाँ पर आके वेरी करती है और ये पाकिस्तान की नेवी की सबसे बड़ी शिप है। अब बात करते हैं इसकी कुछ वेपनरी के ऊपर। इसके अंदर 32 वर्टिकल लॉन्च सेल्स मौजूद हैं, VLS सिस्टम। पाकिस्तान नेवी के किसी भी शिप में इससे पहले VLS सिस्टम्स नहीं थे। VLS सिस्टम इस वक्त सबसे ज्यादा मॉडर्नाइज फॉर्म समझी जाती है वेपन स्टोर करने के लिए। उसकी वजह यह है कि जो पुराने जमाने में इस्तेमाल किए जाते थे कैनिस्टर्स, वो बेसिकली क्या करते थे, वो 3-4 ट्यूब्स होती थी, उसके अंदर आपने 6-7 मिसाइल या 8 मिसाइल जो है वो स्टोर किए होते थे। वो फायर करते थे, आप बे के अंदर अपने साथ एक्स्ट्रा वेपनरी भी कैरी कर रहे होते थे, वो एक अलग जगह पकड़ लेते थे। और ये जो कैनिस्टर्स लगे होते थे ये बेसिकली अलग जगह पकड़ लेते थे। उन कैनिस्टर्स के आपने फर्ज करें 10-12 आपने उसे फायर किया, उसके बाद आपने जब उसको रीलोड करना होता था तो उसके लिए अच्छा खासा टाइम रिक्वायर्ड होता था। और VLS सिस्टम्स के लिए क्या होता है, आपने जो वर्टिकल लॉन्च सेल्स बनाए उसी के अंदर आपने मिसाइल स्टोर किए, वो उसी के अंदर पड़े रहेंगे। आपकी एक कमांड के ऊपर वो रेडी है, आप 10 मिसाइल फायर करें, 20 करें, 30 करें, 50 करें, जितनी आपके पास वर्टिकल सेल्स मौजूद हैं, आपने बटन प्रेस करना है, एक ही कमांड के ऊपर वो सारे के सारे मिसाइल फायर करने के लिए रेडी होंगे। एक तो ये चीज होगी, रीलोड करने की उसको दोबारा जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड नंबर के ऊपर VLS का फायदा ये है कि जो आपने बाद में साइड के ऊपर कैनिस्टर के ऊपर तो आपने 8-10 मिसाइल लोड करने हैं, लेकिन जो आपने स्पेस देनी थी उसकी अकोमोडेशन के लिए, एक्स्ट्रा मिसाइल्स के लिए, वो जो है अब वो भी खाली होगी। आपके पास वर्टिकल लॉन्च सेल्स के अंदर ऑलरेडी सब कुछ मौजूद है। थर्ड नंबर के ऊपर आपने जो बड़े बड़े कैनिस्टर्स लगाए होते थे या लॉन्चर्स लगाए होते थे, उसके अंदर क्या होता था, वो भी अच्छी खासी स्पेस घेर लेते थे। तो वहां के लिहाज से भी आप देख सकते हैं कि वर्टिकल सेल्स लॉन्च होने के बाद जो है वहां की जो कैनिस्टर की स्पेस है वो भी साइडों के ऊपर खाली हो जाती है। आप वहां पर कोई और इक्विपमेंट लगा सकते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का या जैमिंग का इक्विपमेंट जिस तरीके से आप उसको लगाना चाहिए, आप उसके ऊपर टॉर्पीडो ट्यूब्स लगा सकते हैं। तो जो वर्टिकल लॉन्च सेल्स है ना, इसके फायदे ही फायदे हैं। इसके अंदर पाकिस्तान LY-80 मिसाइल्स कैरी करता है। दो इस वक्त LY-80 मिसाइल्स की जो है वो वेरिएंट्स हैं, एक 40 किलोमीटर रेंज वाला, एक 70 किलोमीटर रेंज वाला। और आई बिलीव कि पाकिस्तान इसके अंदर 70 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल जो है वो कैरी करता है, सरफेस टू एयर मिसाइल। अब बात करते हैं मेन गन के ऊपर। पाकिस्तान नेवी की टाइप 054 AP फ्रिगेट्स के ऊपर जो मेन गन लगी हुई है वो 130 राउंड्स पर मिनट फायर करने की कैपेबिलिटी रखती है और एक बेसिकली मेन फायर पावर रडार के साथ स्टीयर होती है। ये बेसिकली सरफेस टू सरफेस शिप्स को जो है वो डिस्ट्रॉय या एलिमिनेट करने की ताकत रखती है। 130 राउंड पर मिनट जो है वो फायर कर सकती है। उसके बाद शिप का अपना क्लोज इन वेपन सिस्टम है, उसकी अगर बात कर लें तो उसके ऊपर भी एक अपना फायर कंट्रोल रडार है। 11 बैरल्स के ऊपर मुश्तमिल वो एक गन है जो बेसिकली 1000 राउंड पर मिनट फायर करने की उसकी कैपेबिलिटी है। और ये क्लोज इन वेपन सिस्टम 2 की तादाद में लगाए गए हैं, एक आगे वाले एरिया के ऊपर शिप के ऊपर, ताकि जो आगे एरिया के ऊपर किसी किस्म का थ्रेट होगा तो ये उसको न्यूट्रलाइज कर सके, और एक पीछे की तरफ लगाए गए हैं। इसके साथ भी एक फायर कंट्रोल रडार मौजूद है। एक और चीज जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए काम करेगी, ये जो बेसिकली टाइप 054 AP फ्रिगेट है, इसके ऊपर एक साइड के ऊपर भी 3 ट्यूब्स हैं और दूसरी साइड के ऊपर भी 3 ट्यूब्स हैं टॉर्पीडोज लॉन्च करने के लिए। टॉर्पीडोज बेसिकली क्या करते हैं, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर के अंदर काम करते हैं। आपको पता है अगर सबमरीन को आपने हंट करना है, आप टॉर्पीडो फायर करें, टारगेट लॉक होगा और उसके ऊपर जाके वो टॉर्पीडो हिट कर जाएगा। इसके अंदर एक रॉकेट पावर टॉर्पीडो जो है उसको फायर किया जा सकता है। इसकी रेंज 30 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है और ये इफेक्टिवली बड़ी स्पीड के साथ ये टॉर्पीडो मूव करता है। लाइट वेट टॉर्पीडो होता है और ये जाके किसी भी सबमरीन को या अंडर वाटर वेसल्स को जाके हिट कर जाता है। तो ये जो है बेसिकली टॉर्पीडो की वेपनरी के हिसाब से इसके अंदर अकोमोडेशन मौजूद है। अब बात करते हैं इसके अंदर मौजूद रडार्स के ऊपर। ये जो शिप है इसके ऊपर मल्टी रडार्स लगाए जाते हैं। एक मेन गन को स्टीयर करने के लिए रडार है, फिर अगर आप इसके बात करें दूसरे रडार जो कि सी स्कैनिंग के लिए इस्तेमाल कर जाता है या सरफेस ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या आपके एयर एसेट्स को या आपके नेवल शिप्स के ऊपर जो एसेट्स मौजूद होते हैं जिसके हेलीकॉप्टर वगैरह शामिल है, उनको ट्रैक करने के लिए एक डेडिकेटेड रडार मौजूद है और उसकी रेंज सैकड़ों किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। इसके बाद अगर आप देखें जो इसके अंदर गन्स इस्तेमाल की गई हैं, क्लोज इन वेपन सिस्टम्स, शिप की अपनी सिक्योरिटी के लिए, या आप कह सकते हैं कि उसको क्लोज इन वेपन सिस्टम भी कहा जाता है, उसके लिए बेसिकली जो रडार इस्तेमाल किए गए हैं गैटलिंग गन के, वो भी डेडिकेटेड अलग 2 फायर पावर रडार है। एक मेन रडार है जो कि इस शिप के मास्ट के ऊपर लगाया है, वो बेसिकली पाकिस्तान ने फ्रांस से हासिल किया है। एक ऐसा रडार है 3D स्कैनिंग कर सकता है। 3D स्कैनिंग के मुराद ये है कि ये अपने टारगेट की पूरी एक 3D इमेज बना के आपको देता है कि कौन सा टारगेट है, कितना उसका साइज है और किस तरीके से वो काम कर रहा है। तो ऐसा एक 3D एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रडार है और इसकी रेंज जो है वो तकरीबन 250 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है इफेक्टिव रेंज, और ये 150 टारगेट्स को एक ही साथ से सिमल्टेनियसली ट्रैक कर सकता है और लॉक करके एंगेज करने की सलाहियत रखता है। तो ये इसके ऊपर मल्टीपर्पज रडार्स लगे गए हैं, मेन गन के लिए स्टीयर रडार,
क्लोज इन वेपन के लिए स्टेयर रडार, इसके बाद जो है एक मेन रडार जो कि एसर रडार है, 3D रडार। इसके अलावा सी स्कैनिंग या सरफेस स्कैनिंग के लिए जो रडार है वो एक अलग तरीके से काम करता है जो कि बेसिकली मेन रडार के साथ स्टीयर्ड है और उसको भी कॉम्प्लीमेंट करता है। अब बात करते हैं टॉर्पीडोज के लिए। टॉर्पीडोज के लिए बेसिकली या एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इस शिप के अंदर एक सोनार भी मौजूद है, टोर्ड अरे सोनार बेसिकली उसको कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव और लीथल है। ये आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के ऊपर बेस्ड है जिसको आप टोर्ड अरे कहते हैं और ये रडार जो है ये बेसिकली सबमरीन हंटिंग के लिए काम करता है। अब बात करते हैं इसके ऊपर मौजूद जैमिंग सिस्टम्स के ऊपर। देखें इस शिप के अंदर, अब वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होगी तो मैं उसको जल्दी जल्दी रैप अप करूंगा। इस शिप के अंदर बहुत ज्यादा जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सिस्टम लगाया हुआ है। इसकी ऑलमोस्ट हर साइड के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के हिसाब से कोई ना कोई चीज जरूर मौजूद है। अगर सबसे पहले बात करें जो इसके ऊपर सेंसर लगाए हुए हैं तो सबसे पहले इसके ऊपर सेंसर लगे हुए हैं रडार वार्निंग रिसीवर्स। रडार वार्निंग रिसीवर्स आपको पता है कि जब भी आपके टारगेट के ऊपर रडार की शुआएं पड़ती है तो वो आपको बता रहा होता है कि कोई भी रडार जो है उसकी रज़द में आप आ चुके हैं और वो आपको स्कैन कर रहा है। तो ये बेसिकली रडार वार्निंग रिसीवर होता है, वो इसके ऊपर हर तरफ लगाया गया है। इसके अलावा इसके अंदर मिसाइल जैमिंग कैपेबिलिटी भी है। इसके अंदर अपना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जो कि बेसिकली डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म्स और मिसाइल्स को जैम करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये शिप जो है स्टेल्थी कैपेबिलिटीज के साथ भी आ जाता है, मतलब इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो काफी ज्यादा छोटा है और ये थोड़ा सा देर से दिखाई देता है। स्टेल्थ की कैपेबिलिटीज के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को पहले ही स्टेल्थ के बारे में पता होगा। मिसाल के तौर पर अगर ये फ्रिगेट है तो रडार के अंदर इसका जो क्रॉस सेक्शन शो होगा वो बेसिकली किसी छोटी शिप का या फास्ट अटैक क्राफ्ट का शो होगा, तो उसी हिसाब से एडवर्सरी को जो है वो काउंटर करने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। इसके अलावा इस शिप के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेयर्स भी मौजूद है और डीकॉयज भी मौजूद है। अब डीकॉयज बेसिकली सबसे पहले इनके ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। डीकॉयज क्या होते हैं? ये बेसिकली शिप की एक्चुअल जो लोकेशंस है उसको डीबग करते हैं। ये रेप्लिकेट कर रहे होते हैं एक्चुअल शिप को और डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं। आपकी एक्चुअल शिप की जो लोकेशन होती है वो पता नहीं होती और आपके जो शिप है उसके 3-4 डीकॉयज जनरेट हो जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, एडवर्सरी का जो रडार है या जो उसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं या जो उसके सेंसर है जो आपको डिटेक्ट कर रहे होते हैं वो आपको बहुत मुश्किल से डिटेक्ट करते हैं। और रिजल्ट क्या निकलता है, जो भी वो आपके ऊपर मिसाइल फायर करते हैं सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेयर्स या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जो सूट है आपके शिप के ऊपर वो काम में आता है, हरकत में आता है। और जो मिसाइल है या किसी भी किस्म का एसेट है जो कि उनकी तरफ से फायर किया गया है, सबसे पहले तो उस एमिनेशन को मिड एयर ही या अंडर वाटर ही न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जाती है। और अगर ऐसा नहीं होता और वो मिसाइल या टॉर्पीडो या कुछ भी आपके करीब आ जाता है तो ऐसी सिचुएशन में डीकॉय जनरेटर बेसिकली डीकॉय जनरेट करता है और आपकी एक्चुअल शिप की जो लोकेशन है वो बेसिकली मिसप्लेस हो जाती है। इससे क्या होता है, चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आपके शिप के ऊपर जो मिसाइल या टॉर्पीडो या कुछ भी आ रहा है वो जो है वो एक्चुअल टारगेट को मिस कर जाए। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेयर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डीकॉय जनरेटर का मिक्स एक ऑपरेशन होता है जो कि बेसिकली अपनी शिप को सिक्योर करना और उसको एडवर्सरी के किसी भी वेपन की तरफ से सेव करना होता है। PNS टिप्पू सुल्तान के ऊपर भर के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाया हुआ है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर कवर करने वाली रह गई हैं। मैंने इस वक्त इसके अंदर सिर्फ टिप्पू सुल्तान की अबूरी चीजों के ऊपर तबसरा किया है। इंशाल्लाह फ्यूचर के ऊपर इसके अंदर और भी वीडियोस मैं बनाऊंगा और आपके साथ मजीद इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करूंगा। अगर इसी वीडियो के अंदर मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा तो वीडियो 20 मिनट से भी ऊपर चली जाएगी। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन होपफुली आपको पसंद आई होगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलता हूँ इस तरह की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।